प्यारे बच्चों, आइए सीखें। आज हम हिंदी विषय में संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद। सबसे पहले हम आपको बता दें संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के भाव को हम संज्ञा कहेंगे। जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि, ये सभी के सभी क्या है? संज्ञा है। इसी तरह से ये गुड़िया एक वस्तु भी है और गुड़िया एक लड़की का नाम भी है। तो ये जो चित्र बनाया गया है, ये गुड़िया वस्तु को भी प्रकट कर रही है और व्यक्ति को भी दर्शा रही है। तो ये गुड़िया का चित्र आप अच्छी तरह से देख लीजिए। गुड़िया वस्तु भी है और व्यक्ति भी है। उसी तरह से ये हमारी कक्षा की बच्चियां हैं, भूमिका, जानवी, किरण, काजल और भारती। ये सारी की सारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं और ये व्यक्ति हैं। तो जितने भी नाम हैं इन लड़कियों की, ये सारी की सारी क्या हुई? संज्ञा। तो कक्षा में जितने बच्चों के नाम हैं सभी के सभी किस में आएंगे? व्यक्तियों में आएंगे। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान कौन सा हुआ हमारा? ये स्थान है जम्मू। जम्मू हो गया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कोई भी जगह ले लीजिए आप, कोई भी स्थान ले लीजिए, वो आपका संज्ञा में ही आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान को हम संज्ञा कहेंगे। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहेंगे। राम, श्याम, गीता, सीता, रीता, दिल्ली, आम, सेब, मिठास, गाय आदि क्या है? ये सारे संज्ञा के उदाहरण हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं अब हम जान लेते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो सबसे पहला भेद हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ गया? राम एक व्यक्ति का नाम है, श्याम एक व्यक्ति का नाम है, टेबल, मेज, बैठक का एक साधन है किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। कुर्सी क्या है? ये भी बैठक का साधन है किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से कार यातायात का एक साधन है किंतु संपूर्ण यातायात नहीं है, कार एक माध्यम है, इसके कारण ये एक व्यक्ति को भी इंगित कर रहा है। दिल्ली क्या है? एक राज्य है किंतु पूरे देश नहीं है इसमें आ रहा, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। और मुंबई क्या है? ये भी एक राज्य है किंतु पूरा देश नहीं है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। एक ही शहर का नाम है ये, और ये क्या है? राज्य है। और मुंबई क्या है? जगह का नाम है, स्थान का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक में आएगा। तो कहने का भाव ये है कि जितनी भी जगहें हैं, जितने भी नाम हैं, सारे के सारे क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला आ गया आपका जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द संज्ञा, जहाँ हम लिखते हैं जो शब्द किसी जाति का बोध करवाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि। ये क्या आ गया आपका? जातिवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और आगे आ गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है और भाववाचक संज्ञा ये आगे आपको बताए गए हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये दोनों क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो गया? जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे गेहूँ भोजन की सामग्री है।
गेहूं को आप खाते हैं और ये भोजन की सामग्री है। और सोना क्या है? आभूषण है, ये द्रव्य या पदार्थ है। चांदी क्या है? आभूषण के लिए एक पदार्थ है। तांबा एक धातु है। ऊन, ऊन वस्त्र बनाने की एक सामग्री है। तो इसमें क्या बताया गया है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण सोना, चांदी, तांबा, ऊन, ये द्रव्यवाचक के उदाहरण हैं। अगला आ गया आपका समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह समाज का बोध हो, वह क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, या इसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। सेना में कई सैनिक होते हैं, तो ये भी समूहवाचक का एक उदाहरण है। पुलिस, पुस्तकालय समिति, आयोग, परिवार, कक्षा, ये सारे के सारे क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। सेना में भी कई सैनिक होते हैं, यहाँ समूह की बात हो रही है। पुलिस, पुलिस हर स्थान, राज्य, देश में होती है, उसे बड़े रूप को ये बहुत बड़े रूप को इंगित कर रही है। तब पुस्तकालय क्या हो गया? यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, यहाँ किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है। दल क्या हो गया? अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक दल बनता है, समूह का निर्माण होता है दल से, तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समिति, अनेक व्यक्तियों से मिलकर समिति बनती है। समिति क्या होती है? बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बनती है, ये भी समूहवाचक का निर्माण करती है। तो आयोग क्या हो गया? आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसमें अनेक सदस्य होते हैं। तो बेटा ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं। इसमें परिवार जो है, परिवार बहुत सारे सदस्यों से बना होता है। आपके परिवार में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, भाई बहन, सगे संबंधी जो बीच में आ जाते हैं, परिवार के सदस्य, तो ये सारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आप कुछ एक उदाहरण इसमें से छांट कर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तीसरा आ गया आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। मिठास, मिठाई का गुण है। क्रोध, क्रोध एक भाव और दशा है। हर्ष, हर्ष एक भाव या दशा है। तो क्या ये बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष, यौवन, बालपन, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे को दिखा रहा है या इंगित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे भावों के साथ होता है। इनका कोई रूप या आकार नहीं होता, ये केवल महसूस किए जाने वाले शब्द होते हैं। भावों को केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बच्चों समझ आ गया होगा। इसे आप अवश्य अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए और इसका अभ्यास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।